सपना जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ी तकलीफें होती हैं, और जितनी बड़ी तकलीफें होती हैं उतना ही बड़ा सफलता होता है। जय हिंद दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, 5 नंबर के क्वेश्चन को इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं। यदि वीडियो के अंदर आ गए हैं तो मात्र 5 मिनट इस वीडियो के अंदर बने रहिए। नहीं समझ में आएगा तब चले जाइएगा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो डिसलाइक करके चले जाइएगा। कहीं भी पढ़ेंगे तो कोई भी आपको घोल कर पिलाएगा नहीं, चाहे किसी भी तरह से वह आपको समझाने का ही कोशिश करेगा, उसी प्रकार से हम भी आपको समझाएंगे। यदि नहीं समझ में आता है तब चले जाइएगा, ठीक है। तो चलते हैं आपके क्वेश्चन पे। आपका एक क्वेश्चन आता है क्रेमर नियम। आज इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। क्रेमर नियम मतलब इसको कैसे लगाते हैं। तो आपके 2018 के क्वेश्चन में आंसर पेपर में यह पूछा गया भी है, और 5 नंबर में यह आया हुआ क्वेश्चन है। इस समय हम लोग ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ओनली छांट कर जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ वही पढ़ रहे हैं। तो यह आपका क्वेश्चन, आज इसको देख लेते हैं। दिया क्या है, 6x + y - 3z इक्वल में 5 दिया है। x + 3y - 2z इक्वल में 5 दिया है। 2x + y + 4z इक्वल में 8 दिया है। और क्वेश्चन में बोल रहा है क्रेमर नियम के विधि का प्रयोग करके एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, आव्यूह में बांध लेंगे। मान लेते हैं आव्यूह डी बराबर, मान लेते हैं यह डी बराबर क्या हो जाएगा आपका, आव्यूह में इसको तोड़ देते हैं। यक्स के गुणांक, यहाँ भी यक्स के गुणांक, इसका भी यक्स का गुणांक लिख लेते हैं। तो 6 1 2, ठीक है। y के गुणांक लिख लेंगे 1 3 1, z के गुणांक -3 -2 और +4, बस इतना हो गया। उसके बाद से हम लोग क्या निकालते हैं, इसका मान निकालते हैं, सारिक यानी कि d का मान निकालते हैं। तो d का मान कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या करते हैं, प्रसार कर देते हैं। प्रसार करके r1 के सापेक्ष प्रसार करके हम लोग क्या करेंगे, d का मान ज्ञात कर लेंगे। तो d का मान हो जाएगा आपका, यदि r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर यहाँ पर लिख देंगे r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर जब प्रसार करेंगे तो हम इसके नीचे वाले को अवयव को छोड़ देंगे और इसके सामने वाले का अवयव को छोड़ के 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 12 हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो -2 हो जाएगा, और ऑलरेडी सूत्र का माइनस कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से -1 r1 के सापेक्ष करें तो इसके नीचे के और इसके सामने के, यानी कि 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 एकम 4, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो -4 हो गया, और सूत्र का +4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आपका प्लस माइनस प्लस, तो प्लस लिखेंगे, लेकिन यहाँ क्या है, माइनस है, तो -3, इसके नीचे का आएगा छोड़ देंगे और इसके सामने का आएगा तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 2 का गुणा 3 में करेंगे तो -6, इतना हो गया। उसके बाद से 6 इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 12 + 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, यानी कि 6 × 14 -1, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 हो गया, ठीक है, 8 हो गया, -5। अब गुणा करा लेते हैं, तो गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 14 छके कितना हो जाएगा आपका 84, ठीक है, -8 माइनस हो जाएगा +5, ठीक है। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 89 -8, घटा लेते हैं तो घटाएंगे तो 81 हो जाएगा, घटाएंगे तो 81 हो जाएगा, यानी कि हमारा जो d का मान है वह 81 निकल गया। उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग dx निकालते हैं। dx कैसे निकालते हैं, dx निकालने का विधि हम बताते हैं। x वाले अवयवों को छोड़ देते हैं, x वाले अवयवों को यानी कि x के गुणांकों को छोड़ देते हैं, और x के गुणांकों की जगह पे 5 5 8 को लिख देते हैं। यदि dx निकालते हैं, यदि
हम लोग क्या करते हैं, dx निकालते हैं। तो x निकाल रहे हैं, dx निकाल रहे हैं, तो यानी कि x वाले अवयव को छोड़कर जो आपका बगल में दिया है उसको लिख लेते हैं x के जगह पे। तो 5 5 8 इतना हो गया। आगे चलते हैं। उसके बाद से कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। यहाँ पर 1 है तो 1 लिख देंगे, यहाँ पर 3 है तो 3 लिख देंगे, यहाँ पर 1 है तो 1 लिख देंगे, यहाँ पर -3 है तो -3, यहाँ पर -2 है तो -2, यहाँ पर 4 है तो 4 लिख देंगे। इतना हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डी वाई को निकालेंगे। डी वाई को कैसे निकालेंगे, अब हम लोग जब डी वाई को निकालेंगे तो इस वाई के जगह पे यानी कि वाई के गुणांकों को छोड़ देंगे। यानी कि यक्स है तो पहले यक्स वाला लिख लीजिए, 6 1 2 लिख लीजिए। हमें डी वाई निकालना है तो डी वाई को नहीं लिखेंगे, डी वाई के जगह पे हम लोग यानी कि वाई के गुणांकों की जगह पे हम लोग 5 5 8 लिखेंगे। उसके बाद से यहाँ जो ऐसे है वैसे लिख देंगे। पुनः हम लोग डी जेड जब निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, डी जेड निकालेंगे तो जेड वाले गुणांकों को नहीं लिखेंगे, जेड वाले गुणांकों की जगह पर यह चीज लिखेंगे। सेम प्रोसेस, जो निकालेंगे उसके जगह पे वह रख देंगे और उसको नहीं लिखेंगे। 1 3 1 और इसके जगह पे 5 5 8। ठीक है, इतना हो गया। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक बार और समझाते हैं क्या क्या काम किए हैं। सबसे पहले जो यह इक्वेशन है उसको हम लोग क्या किए हैं, एक आव्यूह में चेंज कर दिए हैं और इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, इस आव्यूह का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, इस आव्यूह का मान ज्ञात कर लेंगे जो हमारा d बराबर 81 मिल गया है। इतना हो गया। उसके बाद से dx निकालेंगे। जब dx निकालेंगे तो x के गुणांकों को छोड़ देंगे। ठीक है, x के गुणांकों को छोड़ देंगे, x के गुणांकों के जगह पे हम लोग यह 5 5 8 लिखेंगे। ठीक है, और इधर नो चेंज। पुनः हम लोग dy निकालेंगे। तो dy निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y के गुणांकों को नहीं लिखेंगे, y के गुणांकों को नहीं लिखेंगे, y के गुणांकों की जगह पे 5 5 8 को लिखेंगे। ठीक है, पुनः हम लोग डी जेड निकालेंगे। तो डी जेड जब निकालेंगे तो जेड के गुणांकों को नहीं लिखेंगे, जेड के गुणांकों को नहीं लिखे हैं, उसके जगह पे 5 5 8 को लिख दिए हैं। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार। ठीक है, इसको भी R1 के सापेक्ष प्रसार, यहां पर भी R1 के सापेक्ष प्रसार हो जाएगा। R1 के सापेक्ष प्रसार करना है, यहां पर भी R1 के सापेक्ष, यहां पर भी R1 के सापेक्ष। आप लोग C1 के सापेक्ष भी प्रसार कर सकते हैं, किसी के साथ भी प्रसार करके आप लोग किसी भी तरह से dx निकालिए, dy निकालिए, dz निकालिए। सेम प्रोसेस जैसे याद निकाले हैं। तो हम लोग यहां से जो भी वैल्यू ज्ञात करते हैं, मान लेते हैं कुछ भी वैल्यू है। ठीक है, बातों को ध्यान समझिएगा। मान लेते हैं कुछ भी वैल्यू निकला है तो आप लोग इसका आंसर व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर भेजिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा x का मान कितना है, y का मान कितना है, z का मान कितना निकला है। कमेंट में लिखना ना भूलें। इसको हम पूरा लगवाएंगे नहीं, लेकिन यह बता देना है कैसे लगेगा। ठीक है, उसके बाद जब x का मान निकालेंगे, y का जब मान निकालेंगे और जब z का मान निकालेंगे तो कैसे लगेगा। जब x का मान निकालेंगे तो dx ऊपर, ठीक है, जब y का मान निकालेंगे तो dy ऊपर, जब z का मान निकालेंगे तो dz आपका हो जाएगा ऊपर, dz हो जाएगा ऊपर। ठीक है, नीचे क्या होगा आपका, प्रत्येक में d हो जाएगा, प्रत्येक में d से हम लोग क्या करेंगे, भाग कर देंगे, प्रत्येक में d से हम लोग क्या करेंगे, भाग कर देंगे। यही हमारा फार्मूला है। एक बार और बताते हैं, x को निकालेंगे तो dx, y को निकालेंगे तो dy, z को निकालेंगे तो dz हो जाएगा। प्रत्येक में हम d से भाग कर देंगे। यहां से कुछ भी वैल्यू आता है तो यहाँ x का मान हो जाएगा, यहाँ y का मान हो जाएगा और यहाँ z का मान हो जाएगा। देखिएगा, यह क्वेश्चन बता नहीं रहे, वही समझा रहे हैं। जितना समझाने में समय लग रहा है उससे कम ही समय में हम इसको सॉल्व करा देते हैं, लेकिन फायदा क्या, कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। ठीक है ना, तो जोड़ घटाना गुणा भाग यदि जानते हैं तो यहाँ से ds का मान, dy का मान और dz का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष प्रसार करके।
इतना काम कर सकते हैं। तो इसका आंसर एक्स वाई जेड का एक्स बराबर में कितना, वाई बराबर में कितना, जेड बराबर में कितना आया है कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। ठीक है, इसको अब हम रब करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर ही आए हैं। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। आपका अगला क्वेश्चन दिया है अंडर रूट में 10x का, अंडर रूट में 10x का प्रथम सिद्धांत से अवकलन कीजिए। अंडर रूट में 10x का प्रथम सिद्धांत से अवकलन कीजिए। तो कैसे करते हैं, चलते हैं इसको सीखते हैं। अंडर रूट में 10x का, 10x को हम लोग पढ़ चुके हैं, साइन कास टेन कोसेक सेक log x e के पावर x a के पावर x a x, मतलब हर एक चीज का प्रथम सिद्धांत से हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है, देख सकते हैं। अब यहाँ पर सीखेंगे अंडर रूट में 10x का प्रथम सिद्धांत से कैसे अवकलन करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है y बराबर अंडर रूट में 10x फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका हमें अवकलन करना है प्रथम सिद्धांत से। प्रथम सिद्धांत से कैसे होगा, तो सबसे पहले प्रथम सिद्धांत का हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला लिखते हैं। y डैश इक्वल में, y डैश मतलब यानी कि इसका अवकलन हो गया है, लिमिट h टेंड टू 0 और क्या होता है f x प्लस h माइनस एफ एक्स और नीचे क्या हो जाता है आपका h। यह हमारा क्या है, फार्मूला है। तो आगे चलते हैं। y डैश इक्वल में लिमिट, बहुत प्यारे प्यारे आंखों से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, ध्यान से लगा कर देखेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर 10x नहीं है, आपका अंडर रूट में 10x है। लिमिट h टेंड टू 0, इस f के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, अंडर रूट लगा देते हैं और 10 है तो 10 लिख देते हैं। इस x के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, x प्लस h, कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, माइनस f का मान दिया है अंडर रूट में 10x, नीचे कितना हो जाएगा h, हो गया। लिमिट h टेंड टू 0, इस h को हम लोग क्या करते हैं 1/h कर लेते हैं। ठीक है, और अंडर रूट में 10x प्लस h माइनस अंडर रूट में 10x, इतना हो सकता है। इसको आगे कैसे बढ़ाएं, तो हम लोग परिमीकरण कर सकते हैं, ऊपर नीचे परिमीकरण कर दीजिए। यदि ऊपर नीचे परिमीकरण करते हैं इसी अंक से तो प्लस है तो माइनस से कर देंगे, यानी अंडर रूट में 10x प्लस h प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो प्लस से अंडर रूट में 10x और नीचे हो जाएगा अंडर रूट में 10x प्लस h प्लस अंडर रूट में 10x, इतना हो जाएगा। अब यह देख रहे हैं, मान लीजिए यह आपका a का काम कर रहा है, यह मेरा b का काम कर रहा है कुछ समय के लिए, मान लीजिए। तो एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो वर्ग करेंगे, एक स्टेप बढ़ा देते हैं तो आपका अंडर रूट हट जाएगा। लिमिट h टेंड टू 0 1/h, ठीक है, यह हो जाएगा अंडर रूट में 10x प्लस h, ठीक है, का होल वर्ग माइनस अंडर रूट में 10x का होल वर्ग। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे कोई भी चीज नहीं, अंडर रूट में 10x प्लस h प्लस अंडर रूट में 10x। अब जब वर्ग तोड़ेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट आपका हट जाएगा, हो जाएगा क्या, लिमिट h टेंड टू 0 1/h, वर्ग तोड़ते हैं तो अंडर रूट हटेगा, तो 10x प्लस h माइनस 10x। नीचे क्या हो जाएगा, वही चीज, अंडर रूट में 10x प्लस h, ठीक है, प्लस अंडर रूट में 10x। आगे लिखते हैं, यहां पर एक स्टेप और लिख देते हैं। यहां से हम लोग देखिएगा, इसको साइन और कास में चेंज कर रहे हैं।
साइन और कास में चेंज कर रहे हैं, यानी कि देखिएगा लिमिट h टेन टू जीरो, h टेन टू जीरो 1/h और इसको क्या लिख सकते हैं 1/√10 x प्लस h प्लस √10 x इतना हो सकता है इंटू यह जो ऊपर वाला है इसको बगल में लिख रहे हैं पूरे रूप में, तो यह 10 प्लस h है, तो हम लोग साइन में चेंज कर सकते हैं, साइन बाई कास में, तो हम इसको चेंज करेंगे साइन x प्लस h, नीचे क्या हो जाएगा आपका कास x प्लस h, माइनस का चिन्ह है तो माइनस साइन x अपान में कास x। बातों को ध्यान से समझिएगा, हम क्या काम किए हैं, नीचे वाला जो है नीचे यहीं पर आने दिए हैं, ऊपर वाला जो चिन्ह है यदि अंश और हर में 10 को साइन बाई कास में चेंज करते हैं तो साइन ऊपर हो जाएगा कास नीचे हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसे चेंज कर दिए हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पर बताते हैं, तो हो जाएगा आपका लिमिट h टेन टू जीरो, इधर अभी कुछ भी चेंजिंग नहीं करेंगे, ठीक है ना, इधर कुछ भी नहीं चेंज करेंगे, 1/h जो चीज दिया है उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन बड़ा है, यदि ओनली 10x रहता है तो उसका थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन होता है, प्रोसेस आपका थोड़ा छोटा होता है, अंडर आ गया है उसके वजह से परिमीकरण करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा प्रोसेस बढ़ जा रहा है। 1/√10 x प्लस h, एक मिनट बहुत छोटा हो गया, 10 x प्लस h, ठीक है, और प्लस √10x, उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यह चीज लिख लिए, अब यहाँ पर हर बराबर कर सकते हैं, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, हर का गुणा हर में बताए हुए हैं, तो हो जाएगा क्या आपका साइन x प्लस h इंटू कास x माइनस कास x प्लस h इंटू साइन x, नीचे कितना हो जाएगा आपका, नीचे हो जाएगा कास x प्लस h इंटू कास x। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा थोड़ा सा कवर कीजिएगा, बस हर बराबर किए हैं और कुछ भी चेंजिंग नहीं किए हैं। इक्वल में हो जाएगा लिमिट h टेन टू जीरो 1/h, यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, अभी कुछ भी चीजें नहीं कर रहे हैं, 1/√10x प्लस h प्लस √10x इंटू, यह देखिए यह मान लेते हैं कुछ समय के लिए x प्लस h को a मान लेते हैं, x प्लस h को a मान लेते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, x बराबर मान लेते हैं b, ठीक है, तो साइन a कास b माइनस कास a साइन b आपका होता है साइन a माइनस b का फार्मूला होता है, तो साइन a माइनस b का साइन a, तो a की जगह क्या है x प्लस h है, माइनस b होता है तो b की जगह क्या है x है, और नीचे कुछ भी चीज नहीं, x प्लस h इंटू कास x, x से x खत्म हो जाएगा। अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, साइन h लिखेंगे, तो हम क्या करते हैं एक स्टेप और बढ़ाते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। 1/h 1/√10x प्लस h प्लस √10x, ठीक है, प्लस सॉरी इंटू हो जाएगा साइन h बाई में कास x प्लस h इंटू कास x। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब लिमिट को हम लोग बांट रहे हैं, लिमिट को क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं, यानी कि हम लोग लिमिट को बांटेंगे तो लिमिट h टेन टू जीरो 1/√10x प्लस h, ठीक है, प्लस √10x
कितना हो गया, इंटू आपका क्या हो जाएगा, कास यक्स प्लस यच इंटू कास यक्स, इंटू का चिन्ह लगाते हैं पूरा, लिमिट को चेंज कर रहे हैं, लिमिट यच टेन टू जीरो, यच टेन टू जीरो, और वह जो यहाँ पर आपका 1/h है वह हम लोग साइन यच बाई में यच कर रहे हैं, क्योंकि इसका मान हमें पता चल जाएगा, इसका मान क्या होता है, 1 होता है, इसलिए इस यच को साइन यच बाई यच के जगह किया है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। यह मेरा फार्मूला होता है, इसका मान हो गया 1। देखिएगा यहाँ पे अब हम लोग नीचे लिखते हैं, हो जाएगा लिमिट यच टेन टू जीरो, यच टेन टू जीरो, जो बचा उसको एक बार और लिखते हैं, अंडर रूट में 10 यक्स प्लस यच प्लस अंडर रूट में 10 यक्स 1 कास यक्स प्लस यच इंटू कास यक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यह तो खत्म हो गया, इसका मान 1 हो गया, अब हम लोग लिमिट का मान रखते हैं यच टेन टू जीरो, जहां पर यच है वहां पर जीरो रख देते हैं, जहां पर यच है वहां पर जीरो रख देते हैं, तो जीरो रखेंगे तो 1 अंडर रूट में, यदि यहाँ पर जीरो रखते हैं तो ओनली यक्स बचेगा, तो अंडर रूट में यक्स, अंडर रूट में क्या हो जाएगा 10 यक्स, अंडर रूट में 10 यक्स प्लस अंडर रूट में 10 यक्स। यह कैसे हुआ है, लिमिट का मान यानी कि यक्स की जगह पे जीरो रखेंगे तो यह हट जाएगा, ओनली यक्स बचेगा, तो 10 यक्स हो जाएगा, इंटू 1 अपन यहाँ पर भी जीरो, तो कास यक्स इंटू कास यक्स, और आगे बढ़ाते हैं तो हो जाएगा आपका 1/2 अंडर रूट में 10 यक्स हो जाएगा, क्योंकि जोड़ लेंगे 2 बार है, इंटू यह हमारा हो जाएगा कास स्क्वायर यक्स, और आगे बढ़ाएंगे तो हमारा कितना हो सकता है 1/2 अंडर रूट में 10 यक्स इंटू सेक स्क्वायर यक्स, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। वाई डैश यहाँ लिखते आइएगा आप लोग अच्छे से, जगह लॉक होने की वजह से यहाँ पर वाई डैश आ रहा है, ठीक है ना, वाई डैश वाई डैश वाई डैश वाई डैश। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा कि सर अंडर रूट में 10 एक्स का अवकलन हमें नहीं समझ में आया, पुनः इसको बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में हर साल यह पूछा गया क्वेश्चन है। अंडर रूट में 10 एक्स आ सकता है, अंडर रूट में काट एक्स आ सकता है, 10 एक्स आ सकता है, या काट एक्स आ सकता है, फर्स्ट पृष्ठ से अवकलन करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। रब करते हैं और आप सभी के जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। वीडियो आपका बड़ा बनेगा, प्यार से धीरे धीरे देखते रहिएगा। नहीं समझ में आएगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा, नहीं कमेंट से आपको पता चलता है नहीं समझ आ रहा है तो फोन कर सकते हैं, ठीक है ना, फोन करके पूछ सकते हैं सर नहीं समझ में आया। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रख कर देते हैं। दिया है y बराबर में x प्लस कास x बाई में 10 x का अवकलन करना है। दिया है y बराबर में x प्लस कास x, नीचे क्या दिया है आपका 10x कर रहा है, इसका अवकलन ज्ञात करना है। क्या करना है, अवकलन ज्ञात करना है। अवकलन से ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है और छोटा क्वेश्चन पूछने का कोई चांस ही नहीं है। बहुविकल्पी में छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है 1 से 2 नंबर, ठीक है, नहीं तो 5-5 नंबर के आपके लगभग 20 नंबर के क्वेश्चन अवकलन से ही आते हैं। 5-5 नंबर के 25 नंबर का भी हो सकता है, ठीक है, 25 नंबर का भी हो सकता है। इसका हमें क्या करना है, अवकलन करना है। अंश और हर वाला, अंश और हर वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्यों अंश और हर वाले का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसको हम लोग यदि अलग अलग करते हैं तभी बात बनेगा नहीं। अंश और हर वाले का ही प्रयोग कीजिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो dy बाई में क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। हर हो जाता है, हर होता है हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन बाई में हर का होल वर्ग, बाई में हर का होल वर्ग।
10x, यहाँ पर कौन सा x का अवकलन 1, cos का अवकलन माइनस sin x, ठीक है, माइनस x प्लस cos x, 10 का अवकलन sec स्क्वायर x। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा है, लेकिन देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है। 10 का गुणा करा लेते हैं, ठीक है, 10 का गुणा कराइए तो 10x माइनस 10x इंटू साइन एक्स, माइनस माइनस से गुणा और सेक स्क्वायर से गुणा तो हो जाएगा x सेक स्क्वायर x माइनस कितना हो जाएगा cos x इंटू सेक स्क्वायर x, नीचे कुछ भी चेंज नहीं, यानी कि 10 स्क्वायर x। कुछ कटने वाला है, कुछ कटने वाला नहीं है, कुछ आपका कटेगा नहीं, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ क्या है cos है और यहाँ क्या है सेक स्क्वायर है, तो चूंकि हम लोग जानते हैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं हम लोग, cos x इंटू सेक x इक्वल में क्या होता है 1 होता है, ठीक है। इस सेक स्क्वायर x को सेक स्क्वायर x को सेक x इंटू सेक x लिख सकते हैं, तो cos x इंटू सेक x इंटू सेक x हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 1, 2 का मान 1 हो जाएगा, ओनली सेक बचेगा, यानी कि क्या बचेगा आपका 10x माइनस 10x इंटू साइन एक्स माइनस सेक x सेक स्क्वायर x माइनस, इसके जगह पर हम लोग चेंजिंग क्या कर रहे हैं देखिएगा, यहाँ से समझा दे रहे हैं cos x इंटू सेक x इंटू सेक x, इसको 2 बार लिख सकते हैं, तो इतना का मान हमारा हो जाएगा 1, हो जाएगा 1, ओनली सेक बचा, इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे सेक x, नीचे क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर x, बस इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, यहीं तक आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रब करते हैं, बस यहीं तक आपका आंसर हो जाएगा, इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा, जहां तक बढ़ता है वहां तक बढ़ा देते हैं, नहीं बढ़ पाता है तो छोड़ देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रब कर देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है यदि ए बी सी 3 सदिश इस प्रकार हैं कि ए सदिश ए प्लस सदिश बी प्लस सदिश सी इक्वल में 0, तो सिद्ध कीजिए कि स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो सिद्ध क्या करना है, दिया है हमारा वेक्टर ए यानी सदिश ए प्लस सदिश बी प्लस सदिश सी इक्वल में 0 दिया है, और तो हमें सिद्ध क्या करना है, ए क्रॉस बी इक्वल में बी क्रॉस सी इक्वल में सी क्रॉस ए, यही सिद्ध करना है। एक बार और देख लेते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, यही हमें सिद्ध करना है। इतना बराबर हमें इतना सिद्ध करना है, तो कैसे करेंगे, चलिए इसको सीखते हैं, हल करते हैं। यह मत सोचिए कि यह क्वेश्चन नहीं आया है, जो क्वेश्चन आया है ओनली वही क्वेश्चन करा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मात्र मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल में 0, ठीक है। वेक्टर सी को उधर कर देते हैं, लगाने का नियम यही है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल में माइनस वेक्टर सी हो जाएगा। दोनों पक्षों में वेक्टर सी सदिश से गुणा करने पर जब गुणा करेंगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, सदिश से गुणा कर रहे हैं तो क्रॉस लगा देंगे, यदि अदिश से गुणा करते हैं तो डॉट लगा देते हैं, सदिश सी, ठीक है, इक्वल में माइनस सदिश सी क्रॉस सदिश सी। दोनों पक्षों में करना पड़ेगा, मान में अंतर ना पड़े। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि जानते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए हो तो उसका मान क्या होता है 0 होता है, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी हो तो उसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी हो तो उसका मान 0 हो जाता है सदिश में। यही आपका अदिश होता, यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए होता तो यही वेक्टर ए का वर्ग हो जाता, ठीक है, यदि यही आपका अदिश होता तब, यानी कि डॉट गुणन का प्रयोग होता। तो इसका मान तो हो जाएगा 0, इसका मान 0 हो गया। 0 आपका ना तो माइनस होता है ना तो धनात्मक होता है, इतना तो पता ही होगा। अब इस
वेक्टर सदिश जो सी है इसका गुणा करेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्रॉस है तो क्रॉस कर दिए, प्लस है तो प्लस लगा देते हैं, बी है तो वेक्टर बी लिख देते हैं और क्रॉस सी गुणा कराए हैं। यह हम मान लेते हैं समीकरण 1, या इसको और आगे बढ़ाते हैं यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी इक्वल में माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे देखिएगा, जो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है उसको देखिए, बी क्रॉस सी है तो बी क्रॉस सी है चलेगा, यहाँ पर ए क्रॉस सी है तो यहाँ पर क्या है सी क्रॉस सी है, तो इसको चेंज करेंगे। तो यदि हम लोग वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, इसको हम लोग बी क्रॉस ए लिखेंगे, बी क्रॉस ए लिखेंगे तो माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पर भी वही काम, यदि हम सी क्रॉस ए लिखते हैं तो माइनस लगा देते हैं, इक्वल में माइनस बी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, माइनस से माइनस हटेगा तो सी वेक्टर सदिश सी क्रॉस सदिश ए इक्वल में सदिश बी क्रॉस सदिश सी, इतना होगा। मान लेते हैं यह मेरा समीकरण 1 हो गया। पुनः क्या करते हैं देखिएगा, यहां से हम लोग दिखा सकते हैं इसी प्रकार से, लेकिन 5 नंबर का क्वेश्चन है तो इसी प्रकार से नहीं लिखना है। ठीक है, और आगे बढ़ाइए सेम प्रोसेस। अब हम लोग ए यहां पर लगाते हैं, ठीक है, वेक्टर ए यानी सदिश ए सदिश बी प्लस सदिश सी इक्वल में 0। इस बार हम लोग क्या करेंगे, बी को उधर करेंगे, इस बार क्या करेंगे बी को उधर करेंगे, उसके बाद से ए को उधर करेंगे। ठीक है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी इक्वल में माइनस बी, पुनः दोनों पक्षों में सदिश बी से गुणा, जब गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी क्रॉस बी से जब गुणा करेंगे तो माइनस सदिश बी क्रॉस सदिश बी, इसका मान हो जाएगा 0, सदिश ए प्लस सदिश सी क्रॉस सदिश सी इक्वल में 0, गुणा करा देते हैं तो सदिश ए क्रॉस सदिश बी प्लस सदिश सी क्रॉस सदिश बी इक्वल में 0, इसको उधर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सदिश ए क्रॉस सदिश बी इक्वल में माइनस सदिश सी क्रॉस सदिश बी, इसको हम माइनस को प्लस में करने के लिए बी को यहाँ करेंगे सी को वहां करेंगे। क्यों करेंगे, जो सिद्ध करना है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, जो सिद्ध करना रहता है उसके अकॉर्डिंग चला जाता है कि हमें क्या सिद्ध करना है। तो बी क्रॉस सी भी लिख सकते हैं, माइनस को हटा दिए। यदि चेंज करते हैं बी को यहाँ पर और सी को यहाँ पर बी की जगह पे तो माइनस चिन्ह हट जाएगा। तो यहाँ मान लेते हैं समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिएगा। आपका यहाँ पर BC है, यहाँ पर BC है, तो एक पद तो आपका तुलना होकर ही बराबर हो गया, एक पद तो आपका तुलना होकर ही बराबर हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से सिद्ध होगा कि यदि आप लोग एक स्टेप और बढ़ाना चाहते हैं, इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, ए को उधर कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से ए को उधर कर सकते हैं तो समीकरण 3 भी मिल जाएगा। तो हम लोग इसी प्रकार से कर सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, सदिश ए क्रॉस सदिश बी इक्वल में सदिश बी क्रॉस सदिश सी इक्वल में सदिश सी क्रॉस सदिश ए। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से हम लोग इतना कर सकते हैं, प्रूव होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ आपका क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया है, जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं 5 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है वक्र x² अपान a² प्लस y² बाई में b² इक्वल में दिया है 1 को बिंदु x1 y1 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। x1 y1 पे जो आपका बिंदु है वह चर पद में ही है, x1 और y1 में। तो दिया है वक्र x² बाई में a² प्लस y² बाई में b² दिया है और बोल रहा है 1।
को बिंदु x1 y1 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो इसको हम लोग कैसे लगाएं? तो सबसे पहले हम लोग क्या है, यहाँ अवकलन का अनुप्रयोग का क्वेश्चन है। बिंदु दिया है x1 और y1, बिंदु दिया है x1 और y1 दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यही काम करेंगे, पहले अवकलन करा देते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पे, तो दोनों पक्षों में यदि हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, इधर y वाले पद को रहने देते हैं, x वाले टर्म को इधर कर देते हैं और अच्छा लगेगा। y स्क्वायर बाई में b स्क्वायर इक्वल में 1 माइनस x स्क्वायर बाई में a स्क्वायर। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, y स्क्वायर d अपान में dx, d अपान में dx, y स्क्वायर अपान में b स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा d अपान में dx 1 माइनस x स्क्वायर बाई में a स्क्वायर ना हो गया। अब हम अवकलन करेंगे तो यहाँ पर 2y हो जाएगा, b आपका अचर पद है तो बाहर कर लेते हैं b स्क्वायर। ठीक है, y स्क्वायर का 2y हो गया, पुनः y क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग x का सापेक्ष कर रहे हैं तो dy अपान में dx हो जाएगा इक्वल में, इसका अवकलन हो गया 0 माइनस, इसका हो गया 0 माइनस 2x हो गया बाई में a स्क्वायर हो गया। इतना हो सकता है, यानी इतने पद को हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर करते हैं, यानी कि dy बाई में dx इक्वल में हो जाएगा माइनस 2x बाई में a स्क्वायर। अब इसको इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा, इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा, तो हम लोग इसको गुणा में चेंज करते हैं तो भाग होगा, जो हर वाला होगा वह अंश हो जाएगा, यानी कि b स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और 2y नीचे आ जाएगा। हो गया, यहाँ पर लगाते हैं dy बाई में dx इक्वल में 2 से 2 जाएगा, तो यानी कि x b स्क्वायर x बचा, वो भी माइनस में, और नीचे क्या बचा, a स्क्वायर y बचा। अब कह रहा है बिंदु x1 और y1 पे, बिंदु x1 और y1 पे, तो यदि हम लोग इतना काम कर लेते हैं, अभिलंब का प्रवणता पूछा है, तो अभिलंब का प्रवणता क्या होता है आप लोग जानते होंगे। पहले हम इसका यम निकाल लेते हैं, पहले क्या निकाल लेते हैं, यम निकाल लेते हैं, तो dy अपान में dx जो होगा वह बिंदु x1 और y1 पे है, x1 और y1 पे है, तो जहां पर x है वहां पर x1 लिख देंगे, जहां पर y है वहां पे y1 लिख देंगे। यह आपका चर पद में ही दिया है, यदि अचर पद में 1 2 भी दिया रहता तो यहाँ 1 2 लिखते हैं, तो यहाँ पे यदि 1 रहता तो x की जगह पे 1 रखते हैं, तो यहाँ आपका हो जाएगा माइनस b स्क्वायर x1, यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर y1। यह हमारा प्रवणता यम के बराबर भी होता है, प्रवणता यम के बराबर भी होता है, जो dy अपान में dx जो बिंदु लेते हैं वह यम के बराबर भी होता है, आप लोग पढ़े हुए हैं। यहाँ से हम लोग यम का मान ज्ञात कर लिए, यम का मान ज्ञात करने के बाद से हम लोग अभिलंब का समीकरण लिखते हैं। अभिलंब का समीकरण क्या होता है, अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का जो समीकरण होता है वह y माइनस y1 इक्वल में माइनस 1 अपान में यम होता है, माइनस 1 अपान में यम होता है, और x माइनस x1 होता है। यदि आपका यहीं पर यम होता तो स्पर्श रेखा का हो जाता, यदि यहीं पर आपका यम होता, यदि स्पर्श रेखा का क्वेश्चन पूछता, यदि समीकरण स्पर्श रेखा का पूछता, तभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं यम लगाकर। अभिलंब रेखा का समीकरण पूछा है तो माइनस 1 अपान यम होता है, यम के जगह पे हम लोग इतना पद लिख सकते हैं, y माइनस y1 की जगह पे क्या लिखेंगे, तो आपका जो बिंदु दिया है वह बिंदु दिया है y1 ही दिया है, तो y1 ही रहने देते हैं इक्वल में माइनस यम के जगह पे 1 अपान यम के जगह पे माइनस b स्क्वायर x बाई a स्क्वायर y, यह x का मान y, x का मान x1, सॉरी x माइनस x1 हो गया, x माइनस x1 क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका चर पद x1 ही है, यह माइनस इस माइनस को काट देगा, यानी कि y माइनस y1
इक्वल में यहाँ ऊपर चला जाएगा। यदि अंश और हर में चेंज करते हैं तो ए स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और वाई भी ऊपर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स वन। देख लेते हैं आपका आंसर कहाँ तक बढ़ाया है। आपका जो समीकरण है यहीं तक हो सकता है, यहीं तक आपका समीकरण हो सकता है। देख लेते हैं एक बार हम भी कहाँ तक बढ़ाया हुआ है। ठीक है, और आगे तक किया है तो और आगे तक क्या हो सकता है, और आगे तक हम लोग क्या करते हैं y माइनस वाई वन, नीचे में y को नीचे ला देते हैं, यानी कि ए स्क्वायर वाई भी लिख सकते हैं। नीचे y को हम लोग क्या कर रहे हैं y के साथ कर दे रहे हैं, और x को क्या कर रहे हैं x के साथ कर दे रहे हैं, बी स्क्वायर एक्स। यहाँ तक हो सकता है, यहाँ तक हो सकता है। हाँ, जो अभिष्ट अभिलंब का समीकरण होगा यहाँ तक सही है। इसके अनुसार ले लीजिएगा, हट जाते हैं। तो आज के लिए बस मात्र इतना ही क्वेश्चन, 4-5 ही क्वेश्चन पढ़े हैं, लेकिन अच्छे से जितना भी क्वेश्चन पढ़े वह 5 नंबर के क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि वीडियो आपको पसंद में आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। देखिए 7 जनवरी से आपका पेपर है, तो लगभग 8 से 10 वीडियो हम बनाएंगे। 8 से 10 वीडियो ही पढ़ लेते हैं तो आपका कल्याण हो जाता है। पीछे कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है उसको छोड़ दीजिए, नहीं पढ़े हैं तो यहाँ से पढ़ते रहिए। ठीक है, और एक बात और बोलेंगे, जितना भी थंबनेल पर क्वेश्चन लगा हुआ है उसको बस पढ़ लीजिएगा। जितना थंबनेल पर क्वेश्चन है उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि थंबनेल पर जितना क्वेश्चन है उसको हम नहीं बताएंगे, क्योंकि हम बता चुके हैं और वह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए हम थंबनेल पर लगा दिए हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद साथियों।